हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आप में से बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर पूरे कोर्स का यानी पूरी बुक फिजिक्स का डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट आप करा दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था कि कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं पूरी किताब के। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ आई टैब में लगा दूंगा, आप क्लिक करके देख लीजिए। उन्हीं का आज मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूं क्योंकि आपका ये डिमांड था कि सर वो करके दिखा दीजिए सारे डेरिवेशंस। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये डेरिवेशंस मैं आपको करके दिखा दूं और कम से कम समय में पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे दूं। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपकी बात पूरी समझ में आए। और जो बच्चे 2024 में फिजिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं वो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। एक सरल भाषा में फिजिक्स में पढ़ाता हूं और आपके लिए टॉप क्वालिटी कंटेंट लाता हूं। तो सब्सक्राइब करना अरविंद एकेडमी को मत भूलिएगा। बात शुरू करते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और फिजिक्स की पूरी किताब की कहानी है। पूरी किताब से मैं यहां पे डेरिवेशंस लेके चलूंगा। तो चलिए, दूसरी बात यह कि मैंने आपके लिए ना वन शॉट वीडियो डिटेल्ड बना दिए हैं, पीवाईक्यूज बना दिया है, एमसीक्यू है, डेरिवेशंस हैं, 30 मिनट सीरीज भी और भी कई। ये मैंने ऑल वीडियो लाइब्रेरी का यहां पर लिंक दिया हुआ है, जहां पर जिस भी चैप्टर के सामने लिंक जो दिया है वो क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आपको ये पता रहता है कौन कौन सी सीरीज आपके पास है और कौन सा वीडियो अपनी इच्छा अनुसार आपको देखना है, वो आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके ऑल वीडियो लाइब्रेरी का इस्तेमाल कीजिए। ये एग्जाम टाइम में बेटा बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल है क्योंकि टाइम वेस्टिंग यहां पर नहीं होगी आपको। जो बच्चे चाहते हैं कि यहां पर इनका पीडीएफ जो मैं कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको मिल जाए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके लिए दो शानदार कोर्सेज हैं। एक तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपको ये चाहिए होता है कौन से क्वेश्चंस हम 30-35 क्वेश्चंस लगाएं और आपका काम बन जाए। तो मैंने हाईली रिसर्च करके चैप्टर वाइज 30-35 क्वेश्चन निकाल दिए हैं। इसमें एमसीक्यू भी मिल जाएंगे आपको और साथ में केस स्टडी एसर्शन रीजनिंग भी मिल जाएगी। 12th फिजिक्स में देखिए है, 12th मैथमेटिक्स का है, इसके अलावा बायो एंड केमिस्ट्री का भी है। और साथ में क्योंकि ये 399 प्लस 10% ऑफ के साथ मिलेगा और आपको इकोनॉमिकल पड़े इसलिए मैंने बंडलिंग कर दी, यानी 3 पीसीएम या पीसीबी आप ले सकते हैं और ये 699 में आपको पीसीएम या पीसीबी तीनों सब्जेक्ट के फुली सॉल्व हैं। ये फुली सॉल्व आपको मिल जाएंगे, 30-35 क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। और ध्यान रखिएगा इनको लगाने के बाद ये काफी है, कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी समय कम है, टू द फोकस बात कीजिए, इनको लगाकर बात खत्म कीजिए जिससे कि आपकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। जो बच्चे इसको लेना चाहते हैं उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए और यहां पर इन कोर्सेज में एनरोल कर जाइए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आता हूं डेरिवेशन नंबर 10 कह लीजिए। ये डेरिवेशन देखिए मैंने चैप्टर का नाम भी लिखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर ए। यानी जो न्यूक्लियस होता है इसकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती और इसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। साइज का मतलब रेडियस। तो ये मैंने एक न्यूक्लियस का छोटा सा फोटो बनाया है। अब कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आप ए ले लीजिए, इसका मास नंबर। मास नंबर यानी कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स को बोलते हैं मास नंबर। और रेडियस क्या हो गई न्यूक्लियस की, आर इसकी रेडियस है। एम ले लेंगे एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लॉन। एवरेज ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लॉन का मतलब कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है उसे एवरेज मास स्मॉल एम से डिनोट कर दिया है। अब देखिए न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो गई। आप जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो मास ऑफ द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का भैया मास ले लो और इसी न्यूक्लियस का आप वॉल्यूम ले लीजिए। आ गई डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या हुआ, एक का जो मास था वो तो m था, एक न्यूक्लॉन इसके अंदर जो था प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मिलाकर एक न्यूक्लॉन था और टोटल ए हैं, कितने हैं, ए नंबर। तो m इंटू ए करेंगे तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस निकल आएगा। भाई एक का है स्मॉल m, टोटल है नंबर कितने ए, तो m इंटू ए करते ही आपको मास ऑफ द न्यूक्लियस आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बेटा बात करो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल आप मानते ही हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए आर की जगह एक फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है कि जो रेडियस होती है आर नॉट एक कांस्टेंट होता है और ये आपका मास नंबर है उसके 1/3 के पावर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, इसी का इस्तेमाल यहां करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब में। इस आर की जगह बेटा आप ये वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। देखिए
आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। ये क्यूब इसको खत्म कर देगा 1/3 को, और ये आपका बन जाएगा कितना 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ये वॉल्यूम आ गया। अब कुछ नहीं करना, देखिए मास यहां से मिला, वॉल्यूम यहां से मिला, इसी का रेशियो निकाल दो और ये न्यूक्लियर डेंसिटी हो जाएगी। ये देखिए यहां पर मैंने कर दिया है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो गई, मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास कितना था, यहां से देखिए एम ए यहां से मास था, और टोटल वॉल्यूम यहां से रख दिया 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, और ए कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया, तो 3m4 पाई आर नॉट क्यूब। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर डेंसिटी। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी बेटा कांस्टेंट है। ये तो एवरेज मास था ना एक न्यूक्लॉन का, ये बदलेगा नहीं। पाई 3/4 सब कांस्टेंट, आर नॉट भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ये आर पे डिपेंड नहीं करी, तो आर नॉट कांस्टेंट होता है, रेडियस थोड़ी है, और ये मास नंबर ए भी इसके अंदर नहीं है। तो जो न्यूक्लियस डेंसिटी होती है वो ना मास नंबर पे डिपेंड करती है, ना रेडियस या साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, जो यहां पर प्रूव्ड हो गई है। तो ये बड़े बड़े आराम से ये सारे मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिए हैं कि एग्जामिनेशन में आप किस तरह इसको लिखेंगे, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिएगा पॉज करके, और जिनको प्रेजेंटेशन चाहिए आप टेलीग्राम चैनल पे आ ही जाएंगे। चलिए अगला डेरिवेशन देखते हैं। जो डेरिवेशन हमारे सामने है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये चैप्टर नंबर 3 का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये बेसिकली हम लोग जो डराइव करने जा रहे हैं, वो जो फॉर्मूला होता है ना, I = NEAVD, इसका डेरिवेशन है ये। जैसे आप पकड़ पाए, रिलेशन यही होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। यहां पर एक डायग्राम बना लिया गया है। ये जो लगा हुआ है ये कंडक्टर है ऑरेंज कलर में, और इसमें एक बैटरी लगाई है जो वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है इसके ऊपर। अब ये प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में ट्रेवल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देंगे। इस कंडक्टर की जो है लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। मैंने लिखा भी है, मैं समझा भी रहा हूं, कुछ छोड़ा नहीं है। ये देखिए, लेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया है, और इस कंडक्टर की लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर स्टेटमेंट भी लिख दीजिए, लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने इसका भी ख्याल यहां पर रखा है, आपको सुविधा हो। अब यहां पर E और V में रिलेशन आप जानते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है उसका पोटेंशियल से लिंक क्या होगा, E = V/L। अब इसके बाद देखिए, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक यूनिफॉर्म स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये किस वेलोसिटी से चल रहे हैं बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। अब मान लीजिए कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इस कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम, इसको न्यूक्लियर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो एक वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो n है। समझ पा रहे हैं ना, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, स्मॉल n है। इसे न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। अब भाई साहब इस कंडक्टर में कितने हो गए फिर इलेक्ट्रॉन, भाई एक वॉल्यूम में थे n, और टोटल इसका वॉल्यूम क्या होगा, A × L, एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, n × AL। ये AL क्या है, ये वॉल्यूम है। देखिए कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, मैं प्यार से आपको समझाऊंगा। तो वॉल्यूम इंटू n, एक में थे n, टोटल में हो गए n × AL। अब देखिए टोटल चार्ज कितना हुआ इस कंडक्टर में, भाई इतने तो थे इलेक्ट्रॉन, और अब इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा इस कंडक्टर के अंदर। तो टोटल चार्ज इसमें कितना आ गया है, E से मल्टीप्लाई कर दिया है, ENAL। ये क्या हो गया बेटा, टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो क्या, कि जो भी चार्ज यहां से इंटर करेगा ना राइट साइड से, वो यहां से निकलेगा, क्योंकि चार्ज यहां रुक, रिजर्वायर गोडाउन तो है नहीं, स्टोरेज तो है नहीं क्या रुक जाए। जो चार्ज घुस रहा है वही चार्ज निकलेगा। मान लीजिए यहां से यहां तक ट्रेवल करने में चार्ज को टाइम लगा t, ये देखिए t, तो कितना टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया चार्ज ने, L, ये देखिए L, और
स्पीड कितनी रही vd, तो ये t टाइम लगने वाला समय है जो राइट साइड से घुस के लेफ्ट साइड पे जो चार्ज निकल रहा है उसको इतना समय लग रहा है। अब देखिए करंट क्या होती है बेटा, करंट होती है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो चार्ज कितना है, यहां से चार्ज निकाल लिया था ENAL, और समय कितना लग रहा है L अपॉन VD। ये L देखिए कट गए और VD चला गया ऊपर, और ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया I इज इक्वल टू NEA VD। यही है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस तरह से ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हो जाता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये देखिए थोड़ा समझिएगा डायग्राम को, चैप्टर 4 का है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, इसको मैं समझा देता हूं। देखिए ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसकी एक्सिस पे पॉइंट P पर, यहां पर हम लोग पॉइंट P पर, आपको दिख रहा होगा पॉइंट P पर अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं यहां पर DL। अब DL से ये S दूरी पर है, देखिए ये P। अब इस DL की वजह, नंबर 1 लिख दिया, इस DL की वजह से जो स्मॉल करंट एलिमेंट है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बन रहा है DB। इसको देखिए 1 लिख दिया जैसे आप पकड़ पाए। अब इस डी, ये अगर एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा क्योंकि ये पूरा है 90 डिग्री, और इधर ये भी है 90 डिग्री, ये भी है 90। मैं लाइन लाइन खींचूंगा तो कचड़ पचड़ हो जाएगी। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो ये फाई, तो ये 90 माइनस फाई, और ये 90 है तो ये फाई, तो ये फाई फाई बराबर। अब इस डीबी के दो कंपोनेंट कर लिए जाते हैं, एक कर लेते हैं डीबी कॉस फाई और इधर कर लेते हैं डीबी साइन फाई। देखिए दो कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, डीबी कॉस फाई और डीबी साइन फाई। बहुत अच्छा। अब कोई जो करंट कैरिंग लूप होता है ना, उसके इस करंट एलिमेंट के डायगोनली अपोजिट आपको हमेशा एक एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि सर्कुलर है। यहां लोगे तो यहां मिल जाएगा, यहां लोगे तो यहां मिल जाएगा, जहां भी लोगे उसके अपोजिट एक करंट एलिमेंट मिलेगा। ये डीएल सेम है, नंबर 2 दे दिया है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा 2, देखिए यहां पर लिखा है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये वही एंगल होल्ड करेगा जो ऊपर वाला, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। इसके दो कंपोनेंट ले लो डीबी के, एक हो गया डीबी कॉस फाई यहां और डीबी साइन फाई यहां। अब यहां पर ये देखिए डीबी कॉस फाई और ये डीबी कॉस फाई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को काट देंगे, किल कर देंगे, है ना। बचेगा क्या, डीबी साइन फाई। तो हमें यहां पर जो भी कार्रवाई करनी है वो डीबी साइन फाई को लेके करनी है। ये तो मैंने डायग्राम पूरा समझा दिया आपको। अब कुछ बातें जो मैंने लिखी है, जैसे करंट कैरिंग लूप था, इसके अंदर करंट की जो वैल्यू है वो I है, इसका जो रेडियस है देखिए वो R है, और जब जिस पॉइंट पर हमको निकालना है वो इसके सेंटर से X दूरी पर है। ये इंफॉर्मेशन जैसे आप एग्जामिनेशन में लिख सकें। अब देखिए डीबी कॉस फाई विल कैंसिल आउट, ओनली डीबी साइन फाई विल बी देयर। जैसे मैंने समझाया कि डीबी कॉस फाई ऊपर और नीचे वाला डीबी साइन फाई कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारा डीबी साइन फाई ही हमारे काम का है ना। अब देखिए आगे, अब ये छोटा सा जो छोटू करंट एलिमेंट है, ये बायो सावर्ट्स लॉ की बेसिस पर कितना डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन एस स्क्वायर। एस इससे दूरी है, जैसा फॉर्मूला बायो सावर्ट्स लॉ का आप लगाते हैं। दूसरी बात, टोटल अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो डीबी साइन फाई जो बच रहा था कंपोनेंट, उसको आप फुली इंटीग्रेट कर दें, बिल्कुल इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। अब अगली बात हम लोग करेंगे यहां पर कि यहां पर हम डीबी की वैल्यू और इस साइन फाई की वैल्यू पुट करेंगे। डीबी की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी और साइन फाई देखिए यहां निकाल दिया है। ट्रायंगल देख रहे हैं, ये साइन फाई लोगे तो परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज एस, तो आर अपॉन एस की वैल्यू हो गई साइन फाई के बराबर। अब ये साइन फाई की वैल्यू और ये जो डीबी था, यहां वैल्यू देखिए इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी आपने। डीबी की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन एस स्क्वायर इंटू आर अपॉन एस। अब यहां पर देखें तो सारी चीज कांस्टेंट है बस डीएल के अलावा, तो इन सारी चीज जो कांस्टेंट इनको बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेट कर दीजिए डीएल को। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर 2 पाई आर के बराबर। भाई डीएल है तो लाइन इंटीग्रल है ना, तो उस लूप के का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये देखिए ये वैल्यू यहां लिखी है और इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर आ गया। अब यहां पर अब ये आर आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई को इससे काटोगे तो 2 बचेगा। यहां पे चलिए ऐसे काट देते हैं तो ये 2 बचेगा, तो म्यू नॉट अपॉन 2
आई आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आ चुका है, लेकिन एस नापने में हमको दिक्कत होती है, तिरछा है ना हाइपोटेन्यूज, तो हम एस को आर और एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं पाइथागोरस से, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर एस स्क्वायर, ये देखिए यहां में भी लिख दिया है। बट हेयर आर एस की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या अंडर रूट, ये पाइथागोरस से आ गया, आप जानते ही हैं। अब इस जो एस था नीचे यहां पर, इस एस की वैल्यू यहां पुट कर दी गई है नीचे, देखिए बिल्कुल आसानी से। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 और इसकी जगह आपने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ, और क्यूब यहां से था तो 3/2। ये फॉर्मूला आपका बन चुका है। अगर आपके लूप के अंदर n टर्न्स हैं और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं n टर्न्स होने के साथ साथ, तो यहां पर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक लूप की कहानी है मैग्नेटिक फील्ड जो आया है, अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। अब अगर ये इसका डायरेक्शन देखिए यहां पर क्या है, अगर आप इधर से देख रहे हैं, मैं आंखें बनाने की कोशिश करूं, अच्छी आंख नहीं बनी है फिर भी ऐसे आप देख रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इस डायरेक्शन में होता है। ये आई कैप, ये एक्स एक्सिस है ना, तो आई कैप बना दिया है। और ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी माइनस आई कैप हो जाएगा, इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो ये पूरा डेरिवेशन देखिए बहुत ही तेजी से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ मैंने आपको डिलीवर कर दिया। आप इतना अगर एग्जामिनेशन में लिख देंगे, आपका 0.0001% भी नंबर कटेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो गई। तो चलिए, ये 8 नंबर का डेरिवेशन था, चलते हैं हमारे 7 नंबर के ऊपर डेरिवेशन पे, वो आपको सिखाता हूं। तो ये डेरिवेशन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेटा जी, और ये चैप्टर 2 का है। आप जानते ही हैं कैपेसिटर की कहानी चैप्टर 2 में आती है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। तो आपके लिए एक फिगर आ गई कैपेसिटर की। ये कैपेसिटर देखिए, ये 2 प्लेट्स हैं जिनका एरिया ए है, इनके बीच का सेपरेशन डी है, पहचानते ही होंगे। इस पे जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा है, और इस पे माइनस सिग्मा है। इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लस से माइनस की डायरेक्शन में जा रही है। कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही फॉर्म में एनर्जी को सेव करता है। अब देखिए यहां कुछ पैरामीटर्स लिख दिए, जैसे जो बच्चे नहीं लिख पाते वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिया हो गया, एरिया ऑफ प्लेट, डी मैंने बता ही दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस हो गई। और यहां पर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो इस प्लस वाली प्लेट पे सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। भाई जो ये चार्ज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है। तो ए एरिया पर कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, बस ये देखिए क्यू टोटल चार्ज हो गया सिग्मा इंटू ए, प्लस वाला प्लस प्लेट के लिए और माइनस लिखा है तो माइनस वाली प्लेट के लिए। ये इसके पैरामीटर हो गए। अब देखिए इन द इनर रीजन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर यहां पर इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, एक प्लेट बनाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस वाली बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और माइनस वाली भी अपनी तरफ, प्लस वाली अपने से दूर बनाती है, माइनस वाली अपनी तरफ बनाती है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो एक प्लेट ने दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डायरेक्शन एक है इसलिए दोनों को जोड़ मारा, सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये जोड़ने के बाद वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड द कैपेसिटर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत शानदार। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात लेते हैं बिटवीन द प्लेट्स। इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बीच की सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वोल्टेज निकल आएगा या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकल आएगा। ये देखिए V इज इक्वल टू E इंटू डी लिख दिया, बहुत ही सरल है ये सब। और E की जो बातें हैं यहां से हमने निकाल रखी थी, ये देखिए E, इस E की वैल्यू इसमें पुट कर दो बेटा, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये E की जगह इंटू डी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आप जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो Q अपॉन V होता है। Q की वैल्यू हो गई सिग्मा इंटू ए, यहां से प्लस प्लेट के लिए माइनस 1 की लेते हैं, और अपॉन ये V था, V यहां से निकाल रखा है सिग्मा अपॉन सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा सिग्मा गया कट, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये देखिए सिग्मा चाहो तो काट दो, ऐसे ऐसे है ना, आपको दिखाई पड़ेगा उम्मीद कर रहा हूं।
तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, यही आपका कैपेसिटर बन के तैयार हो गया। तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि चैप्टर 2 से कोई डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल कोर्स में और आ जाएगा एग्जामिनेशन में। तो इस 7वें नंबर का जो डेरिवेशन था बेटा जी, वो आपके लिए मैंने कर दिया है। चलते हैं हम लोग 6ठे नंबर के ऊपर। ये 6ठा नंबर वाला डेरिवेशन कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है और चैप्टर 1 की कहानी है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये बड़ा आपसे पूछा जाता है कि स्फेरिकल शेल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड कितना होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो थिन स्फेरिकल शेल लेंगे जिसकी रेडियस r है और उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है जिसकी वैल्यू सिग्मा है। अब फोटो बना के आपको दिखा देता हूं। पहला कैलकुलेशन कर रहे हैं आउटसाइड द शेल, जहां स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है। स्मॉल आर इसकी रेडियस है और कैपिटल आर इसकी रेडियस है। स्मॉल आर वो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए, अब आउटसाइड की बात की है तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। अब यहां पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी है। ये देखिए, ये क्या है? ये गॉसियन सरफेस है डॉटेड लाइन से, यहीं से निकालना था। अब इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में आपका आप देखेंगे और वैल्यू भी आ जाएगी। तो क्यू क्या रहा टोटल? इस पे जो क्यू था, इस पे क्यू बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्योंकि इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी? सिग्मा थी। तो ये टोटल चार्ज आ गया। इस वाले सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? ई डॉट ए, यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन के बीच में थीटा 0 है, इसलिए जो फ्लक्स आएगा वो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ई इंटू ए कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई इंटू ए, ये फ्लक्स आ गया टोटल। अब यहां पर देखिए, गॉस थ्योरम से हम जानते हैं कि फाई ई जो टोटल फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहां पर क्यू इनसाइड कितना है? टोटल चार्ज इतने के बराबर है, यही तो चार्ज है। अब यहीं से क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये जो था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर दिया, क्योंकि भाई फ्लक्स किसी भी विधि से निकालो, फ्लक्स तो चेंज ही हो, फ्लक्स तो सेम ही होगा। अब ये इक्वेशन हो गई Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो गया जो टोटल चार्ज आप इसके ऊपर था अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए फॉर्मूला है बेटा? आउटसाइड के लिए। अब ऑन द सरफेस अगर आपको निकालना है तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर पुट कर दीजिए। इसी पूरे प्रोसेस को चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, वरना यहां इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मेंशन कर दीजिए कि आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, यहां पर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। ये ऑन द सरफेस है, और ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, क्योंकि जो सिग्मा होता है क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी कई किताबें लिखती हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, तो उसको भी याद कर लो। कैसे आया? इसको मैंने बताया कि सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर है, पुट कर दीजिए यहां। तो ये आउटसाइड ऑन द सरफेस हो गया। अब हम बात करते हैं भैया इसके इनसाइड का मामला क्या है। ये देखिए, आर, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी है, तो यहां पर जो गॉसियन सरफेस है देखिए, ये अंदर मैंने बना दी है, और ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर बाहर है। अब क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा? इसके अंदर तो भैया क्यू है ही नहीं कुछ। जो भी चार्ज आप देखते हो स्फेरिकल कंडक्टर को, शेल को, वो सारा चार्ज तो बाहर रहता है, अंदर है ही नहीं। तो क्यू इनसाइड 0। तो फ्लक्स कितना हो गया गॉस लॉ से? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये फ्लक्स हो गया 0। अब फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस जो फॉर्मूला लगाते हैं वो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो यहां भी लगाया था हमने। अब इस इक्वेशन 3 और 4 को आपस में इक्वेट कर दो, क्योंकि भैया फ्लक्स कहीं से निकालो आंसर तो वही आएगा। तो ये फ्लक्स आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा? उसकी वैल्यू 0। तो 3 चीजें हो गई भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड द शेल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सरफेस पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछा गया है, इसको भी नोट कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि इस वीडियो के साथ साथ ना आप पॉज कर करके अपनी कॉपी में रजिस्टर में लिख मारिए, जिससे कहानी क्या हो कि आपको आ जाए, लगे हाथ दिमाग में भेजे में घुस जाए आपका। चलिए अगला डेरिवेशन कर लेते हैं, जो डेरिवेशन नंबर 5 है। ये डेरिवेशन कौन सा है? इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल्स जॉइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
और ये चैप्टर नंबर 3 की कहानी है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। मामला क्या है? मामला ये कि जब दो सेल को या दो से अधिक सेल, दो के लिए प्रूव करेंगे और एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे कि एन सेल्स हो तो क्या होता है। दो सेल्स को जिसका ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका दूसरे सेल का E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, दोनों को हमने पैरेलल में लगाया है। यहां देखिए आई करंट जा रही है, I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर वापस मिलकर चली गई। ए और सी पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने ईएमएफ लगाया, इसी का इक्विवेलेंट निकालना है, यानी ए और सी के बीच में एक ऐसा हमें सेल चाहिए जो इन इसके बराबर हो, इसका ही जैसा काम करे। ई इक्विवेलेंट इस सेल का ईएमएफ कह देते हैं और आर इक्विवेलेंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं। ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ E1 R1 E2 R2। बहुत सुंदर सी बात है। अब देखिए यहां पर E1 E2 जो है, ये दोनों सेल लगे हुए हैं पैरेलल में। जब भी आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर बेटा V सेम आ जाता है, पोटेंशियल भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। अब यहां पर देखिए ये B1 B2 पॉइंट देखिए, तो वोल्टेज हो गया VB1 माइनस VB2। पहले वाले सेल को ले लीजिए एक बार और दूसरे बार दूसरे सेल को ले लेंगे। तो पहले सेल को जब लिया तो E1 माइनस I1 R1 लगा दिया, पहले सेल में जो पैरामीटर्स थे E1 R1 और I1, और यहां से I1 की वैल्यू निकाली इसी फॉर्मूले से, तो E1 माइनस V अपॉन R1 निकल आया। बहुत सुंदर। अब ये दूसरे सेल के लिए हमने लगाया V इज इक्वल टू, भाई पोटेंशियल सेम है, तो E2 माइनस I2 R2, और यहां से हमने I2 निकाल लिया और इसकी वैल्यू हो गई E2 माइनस V अपॉन R2। तो I1 I2 निकला। अब टोटल करंट अगर I चाहिए तो हमें I1 I2 को जोड़ना पड़ेगा, तो साहब जोड़ दो। ये I की वैल्यू क्या हो गई? I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू यहां से पुट की और I2 की वैल्यू यहां से पुट की, देखिए रखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। अब E1 और R1 को इसको स्प्लिट कर लिया न्यूमिनेटर के हिसाब से, और I1 की वैल्यू इसी फॉर्मूले से ये क्या बन गई? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस R2। अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन, और V को हम एक तरफ लिया है, ये जो टर्म था ना इसको राइट हैंड साइड लिया है और इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया। तो V R1 प्लस R2 इसको सॉल्व कर लिया है, R1 R2 एलसीएम लेके, तो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, और ये बराबर हो गया E1, यहां भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया इसको, ठीक, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया है। तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I। अब हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है इससे आप चाहें तो डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो यहां से फैक्टर उड़ जाएगा और डिवीजन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी आपके हाथ में, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सीधे डिवीजन मुश्किल लगे तो R1 R2 को एक बार मल्टीप्लाई करिए और दूसरे स्टेप में R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दीजिए, तो और सरल लगेगा एक साथ ना हो तो, ठीक है। और ये वैल्यू हो गई I के साथ R1 R2, क्योंकि R1 R2 से पहले मल्टीप्लाई किया, R1 R2 से पहले डिवाइड किया, उसके बाद ये वैल्यू निकल आई। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे इस सेल से, भाई ये इस फॉर्मेट में लिखा है, इस सेल की कहानी आ गई V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट, और इससे इस वाले का कंपैरिजन, इसको कंपेयर कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो हमने लिखी है। और कंपैरिजन के बाद आपने क्या देखा कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आ गई है, ये देखिए ना, I1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट कितना हो गया? ये R इक्विवेलेंट है, देखिए यहां पर R1 R2 R1 प्लस R2, बस ये दो सेल के लिए E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकल आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसके अंदर n सेल्स हो, दो सेल के लिए तो फॉर्मूला बेस्ट है, फटाक से आपका आंसर निकाल देता है। लेकिन मान लीजिए 4 हो 10 हो तो क्या करेंगे? तो उसको सिंपलर वे में लिख दिया जाता है कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। कितने भी सेल हो, 2 4 6 10 20, ठीक है। इसी तरह E इक्विवेलेंट कहीं निकालना हो, यहां पर डैश डैश और लगा दो। कितने भी सेल आपके पास हो, आप इस फॉर्मूले से सिंपलर मैनर में आप E इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन सो ऑन, नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 2 सो ऑन। तो ये जो आपको डेरिवेशन है इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन पूरे दिन लगा के बनाए हैं, जैसे मैं कम समय में ज्यादा डिलीवर कर सकूं आपको। आप इसको नोट डाउन करते रहिए, साथ साथ पॉज करके वीडियो से काम पक्का हो जाए। चलिए चौथे नंबर के हम लोग आते हैं डेरिवेशन के ऊपर। चौथा डेरिवेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम प्रिज्म। ये चैप्टर नंबर 9 का है, रे ऑप्टिक्स का। म्यू और
डेल्टा एम के बीच में, मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशनशिप है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए एक प्रिज्म की फोटो बना लेते हैं पहले। ये देखिए प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल को कहते हो ए एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा आई है, और एंगल ऑफ इमरजेंस जिसे बोलते हो इमरजेंट एंगल आई डैश है। यहां पर ये नॉर्मल खींचा हो, इसको मैं एन कह देता हूं और इसको मैं एन डैश, जिससे नॉर्मल की भावना आ जाए आपके अंदर। और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह लीजिए आर, और इसके लिए आर डैश हो गया। ये रे जा रही थी इस डायरेक्शन में और पता लगा कि ये मुड़ के चली गई इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन आ गया सिग्मा। ये भी मिनिमम डिविएशन नहीं है, ये एंगल ऑफ डिविएशन है। तो बच्चों यहां पर आपने प्रिज्म देखा, और इस प्रिज्म में ये हो गया डेल्टा, जो कि कह रहे हैं ये मिनिमम डिविएशन ना होके एंगल ऑफ डिविएशन है। अब देखिए प्रिज्म के अंदर दो रिलेशंस आपको मालूम होने चाहिए। अगर ये रिलेशंस नहीं मालूम है, ये प्रिज्म में प्रूफ आता है इसका कम इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि आई प्लस आई डैश बराबर ए प्लस डेल्टा, पहला रिलेशन। दूसरा है एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। ये दो रिलेशन वेल नोन रहते हैं, आपको पहले से पता होते हैं, इनका इस्तेमाल हम यहां करेंगे। अब क्या होता है कि एट एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, जहां पर एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन होता है वहां क्या कांड हो जाता है, वहां आई बराबर आई डैश हो जाता है और आर बराबर आर डैश। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि एंगल जब ये डेल्टा की वैल्यू मिनिमम डिविएशन में तब्दील होती है, उस समय आई बराबर आई डैश यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, साथ में ये वैल्यू और ये वैल्यू भी बराबर हो जाएगी एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पे। उस समय अगर पहली इक्वेशन का जिक्र किया जाए तो आई प्लस आई डैश को आई प्लस आई लिख सकते हो, क्योंकि आई और आई डैश है सेम। तो ये ए प्लस और ये जो एंगल ऑफ डिविएशन था, ये एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन हो जाएगा, तभी तो ये कंडीशन लग रही है। तो डेल्टा आई की वैल्यू क्या हो गई, यहां से 2i आ जाएगा, 2 नीचे चला गया, तो a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। बहुत सुंदर। अब दूसरी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरी इक्वेशन में देखिए r और r डैश भी सेम है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन में, तो a इज इक्वल टू r प्लस r डैश क्योंकि सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो r प्लस r। तो ये 2r हो गया, तो r बराबर a/2। तो ये एंगल r भी हमारे पास आ चुका, i भी। अब हम स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल कर देंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन i अपॉन साइन r। ये देखिए म्यू की वैल्यू हो गई साइन i अपॉन साइन r, क्योंकि स्नेल्स लॉ यही होता है रिफ्रैक्शन का दूसरा वाला लॉ। और i की जगह मैंने पुट कर दिया a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये देखिए, और r की जगह आपने पुट कर दिया ये a/2, और यही रिलेशनशिप आपके आ गई है। ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका न्यूमेरिकल भी खूब आता है, कि 2-2 नंबर का को 3 नंबर का भी आ जाए, और डेरिवेशन भी बहुत पूछा जाता है। तो ये चौथे नंबर का डेरिवेशन आपके साथ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलते हैं तीसरे डेरिवेशन की तरफ, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर। गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, अक्सर पूछा जाता है, और चैप्टर 1 से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, कि एक लंबा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही है। तो एक फोटोग्राफ बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये यहां पर जो ऑरेंज कलर का मैंने बनाया है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ये देखिए डैश 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 हमने कर दिया है, और इसके ऊपर आपने चार्जेस, ये कंडक्टर समझ लीजिए, बहुत लंबा कंडक्टर है, आपने यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी का चार्ज दे दिया है। यहां पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको लैम्डा लिखते हैं, मैंने लिखा होगा यहां पर, अभी आपको दिखा दूंगा। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, उसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, विच इज लैम्डा। ठीक, अब मान लीजिए इससे r डिस्टेंस दूर आप यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, दिस इज r डिस्टेंस, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इसको हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया है सिलिंड्रिकल फॉर्म की। अब ये सिलेंडर आपने इसी के ऊपर से बनाया जो यहां से पास हो रहा है, और इस सिलेंडर के 3 पार्ट आपने समझे। एक पार्ट हुआ S1, दूसरा देखिए ऊपर वाला S2, और तीसरा नीचे वाला S3। अब हम यहां ये देखने की कोशिश करेंगे, मैंने लिखा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन तीनों पार्ट्स में कितना आपस में एंगल बना रहे हैं। अगर आप पार्ट नंबर S2 की बात करें तो S2 में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, और यहां का जो एरिया वेक्टर है वो आउटसाइड होगा, क्योंकि आप जानते हैं एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए आउटसाइड होता है ds2, तो इसके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। इसी तरह S3 का देखें तो इलेक्ट्रिक वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर नीचे, बीच का एंगल हो गया अगेन 90। इस वाले की बात करें तो कर्व्ड एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और साथ में S1 का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है।
तो यहां थीटा हो गया 0 और यहां थीटा है बेटा 90 डिग्री और यहां भी थीटा है आपका 90 डिग्री। आप ये बात समझ गए, मैंने मेंशन भी किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपके लिए कुछ पैरामीटर मेंशन किए जैसे आप लिख पाए। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी विच इज लैम्डा, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, लैम्डा चार्ज साहब। फिर गॉसियन सरफेस लिए, सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, ये इसकी लंबाई देखिए एल है और इसका रेडियस आर है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। उसके बाद मैंने तीनों बातें लिखी हैं कि ds1 पर पैरेलल है ये ई के, ये S1 ये है, इसके बीच में जो एंगल था वो थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा 0, और ds2 और ds1 के बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां समझा चुका हूं। अब क्या करिए, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, E डॉट ds जो फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इस क्लोज सरफेस को तीन टुकड़ों में S1 S2 और S3 में तोड़ लेते हैं। ये देखिए S1 S2 S3। अब S1 में तो बीच का एंगल 0 डिग्री था, इसलिए E ds1 cos थीटा 0 डिग्री हो गया, इसके लिए बात कर रहे हैं S1 के लिए। S2 के लिए तो देखिए cos 90 था, यहां लिखा ही है हम लोगों ने, और S3 के लिए भी cos 90, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 0 और ये एक्सप्रेशन भी हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा इसी की वजह से मिलेगा। अब इसमें देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा, ये देखिए बाहर चला गया, और पूरे इसके जो एरिया को आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक सिलेंडर का जो सरफेस कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एल होता है। तो 2 पाई आर एल हमने यहां पर फॉर्मूला लगा दिया। 2 पाई आर एच होता है, हाइट की जगह हमने एल लिया हुआ है तो यहां पर एल लग गया। ये आप क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं। तो ई इंटू 2 पाई आर एल क्या हो गया, टोटल फ्लक्स जो इससे पास हो रहा है। ऊपर से जो गॉस लॉ ने बता रखा है, उसने कहा है जो क्यू यहां पर देखिए जो चार्ज होगा इसके अंदर सिलेंडर के वो कितना होगा, लेमडा इंटू एल, एक यूनिट लेंथ पर लेमडा चार्ज, तो एल लेंथ पर कितना चार्ज, लेमडा इंटू एल, यानी सिलेंडर के अंदर कंडक्टर जितना चार्ज कैरी कर रहा है उसकी वैल्यू लेमडा इंटू एल है। अब गॉस थ्योरम के हिसाब से क्या मामला हो जाएगा, ये बोलता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम यही बोलती है क्यू इनसाइड की वैल्यू लेमडा एल है, तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फ्लक्स। अब फ्लक्स चाहे आप गॉस लॉ से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, फ्लक्स थोड़ी बदलने वाला है, फ्लक्स तो वही रहेगा। इक्वेशन 1 2 को इक्वेट कर दीजिए, तो E इंटू 2 पाई आर एल, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आ गया, और यहां पे लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू पुट कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। लेमडा क्या है, अगेन आपको याद दिला रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, बाकी वैल्यू कांस्टेंट है। ये यहां पर देखने को आपको मिल रहा है कि आर पे डिपेंड नहीं है, तो चाहे ये आर पास हो या दूर हो, थ्योरेटिकली आपको दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही निकल के आएगी। तो ये गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन था जो इंपॉर्टेंट था, आपने कर लिया। चलिए अगले डेरिवेशन पे चलते हैं जो है नंबर 2। अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, ये रे ऑप्टिक्स का सवाल है और मतलब डेरिवेशन है, और आपसे काफी पूछा जाता है। लेंस बनाने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम लेंस मेकर्स फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो देखिए ये एक लेंस लिया समझाने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस है। यहां पर देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां पर ये मैं फिर से इसको जरा ठीक करूं, हाँ ये ऑब्जेक्ट है देखिए ओ पर, ये पहली वाली सरफेस ध्यान से देखिएगा, ये जो ए बी और सी वाली है, इस सरफेस पे पहले रिफ्रैक्शन हुआ, इसने इसकी इमेज बनाई आई पर, इसे I1 लिखा गया है। अब ये जो इमेज है I1, ये इस सरफेस के लिए ADC याली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इसका फाइनल इमेज ये बनाएगी I के ऊपर। आप समझ पा रहे हैं ना, पहले ऑब्जेक्ट का पहला सरफेस बना रहा है I1 पे इमेज, I1 सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसका इमेज फॉर्मेशन आई पर हो रहा है। ये रे डायग्राम बना है। तो अब मैं बात समझता हूं कि, और ये पैरामीटर लिखे हुए यू कौन सा है वी कौन सा है, ये आपके सामने मेंशन है। तो पहली बात, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एबीसी पर, ये देखिए सरफेस एबीसी, ये जो कलर में यही लूंगा, बार बार बदलने में दिक्कत आती है। तो एबीसी इस सरफेस पे, तो आप हमेशा ये देखते हैं कि रे कहां से कहां जा रही है, तो रे रेयर टू डेंसर जा रही है, देखिए रेयर में रखा है और लेंस के अंदर जा रही है रेयर टू डेंसर। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। यहां के लिए देखिए वही ये सारी वैल्यूज एक जैसे ही हैं। एक जैसे का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था u,
ये u लिखा हुआ है। इसकी इमेज कितनी बनी है इस ऑप्टिकल सेंटर से, देखिए ये, तो दिस इज v1, तो ये v1 लिखा हुआ है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इधर r1, तो ये r1 इस्तेमाल कर लिया है और ये फॉर्मूला पहले के लिए लग गया। अब हम लोग दूसरे के लिए, ये जो सरफेस है ADC बेटा, ये देख रहे हो ना ADC, इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन होगा। अब जो रे है ना वो इस लेंस से बाहर जा रही है, तो लेंस, ये जो रे जाने का डायरेक्शन है वो डेंसर टू रेयर मीडियम है, क्योंकि लेंस के अंदर से हवा में जा रही है। तो फॉर्मूले में आपको मालूम है μ1 μ2 इंटरचेंज हो जाया करते थे। रिफ्रैक्शन देख रहे हैं स्फेरिकल सरफेसेस पे, तो μ1 अपॉन v, देखिए ये जो v है ये इसके लिए v आ गया फाइनल, ये जो v बना है इस इमेज के लिए, देखिए ये जो डिस्टेंस है v माइनस μ2 अपॉन u होता है, तो इसके लिए u कितना था, ये डिस्टेंस u था, दैट इज v1, तो ये v1 लिख दिया है। और इंटरचेंज हो गया तो पलट जाता है ना, μ1 माइनस μ2 अपॉन, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए ये r2 था, तो ये r2 हो गया। दोनों से हम लोगों ने रिफ्रैक्शन करा दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए, पहली और दूसरी को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो μ1 अपॉन, यहां पे देखिए आ जाएगा μ1 अपॉन v, ये वैल्यू, और μ2 अपॉन v1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये मैं काट नहीं रहा हूं यहां पर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा μ1 अपॉन u, और यहां पर आ जाएगा μ2 माइनस v1 कॉमन ले लो, पहले वाला आ गया 1 अपॉन r1, यहां पे μ2 माइनस μ1 कॉमन लिया है इसलिए एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन r2, ये बन गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन, यहां से देखो μ1 था, इस μ1 को नीचे पहुंचा दिया, ये देखो, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब आप जानते हैं कि जो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u होता है ये तो 1 अपॉन f के बराबर होता है, ये देखिए, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और ये लेंस मेकर फॉर्मूला प्यार से मोहब्बत से प्रूव हो गया आपका। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला रे ऑप्टिक्स का जो है इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सारी चीज मैंने यहां आपको करके दिखाई है। चलते हैं एक नंबर का सवाल, ये देखिए यहाँ पे फिर से लिख दिया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अगर यहां पर मीडियम पहला वाला एयर है तो μ1 की वैल्यू आप 1 पुट कर देना, तो 1 1 पुट करोगे तो ये फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला इन एयर अगर लेंस रखा है तो निकल के आ जाएगा। चलिए एक नंबर का हम लोग देखते हैं डेरिवेशन। ये स्नेल्स लॉ है थ्रू वेव थ्योरी, ये मतलब रिफ्रैक्शन वाली कहानी है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी समझाने की। ये चैप्टर नंबर 10 का वेव ऑप्टिक्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखिए जिससे आप शानदार तरीके से कर सकें। यहां पर जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के लिए, ये मीडियम नंबर 2 है जो कि डेंसर मीडियम है, और ये मीडियम नंबर 1 है जो कि रेयर मीडियम है। इसमें वेव की स्पीड v1 है और डेंसर में वेव की स्पीड v2 है, ठीक है। और x और y ये इंटरफेस हैं, दोनों बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है। मान लीजिए एक वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट ले रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट ले रहे हैं सरलता के लिए। ये वेव फ्रंट AB है, मैं लाइन खींच दूं प्यार से, ये भाई साहब, ये वेव फ्रंट हिट करती है इंटरफेस पर ऑफ द टू मीडियम। तो आप जानते हैं जो रे होती है वो वेव फ्रंट के 90 डिग्री होती है। ये रे बनी हुई है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इसका भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जो रे होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। अब इस वेव फ्रंट ने इस इंटरफेस को मान लो आई एंगल पे हिट किया, अब ये पूरा 90 है तो ये बचेगा 90 माइनस आई, ये फिर 90 है तो 90 में से 90 माइनस आई घटाओगे तो आई बचेगा, तो ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हो जाएगा। बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा, जब ये इसको हिट करेगा उस समय यहां पर ये जो वेव फ्रंट था ये बी पर था। अब जितने टाइम में बी पहुंचेगा सी पर, मान लीजिए टाइम ले रहा है टी, तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा v1 इंटू टी, क्योंकि इस मीडियम में इसका वेलोसिटी v1 है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया v1 इंटू टी। अब ये दूसरे मीडियम में घुस जाएगा, ये टी टाइम में कितना चलेगा, ये चलेगा v2 इंटू टी, क्योंकि इस मीडियम में इसका वेलोसिटी v2 था, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी v2 इंटू टी इसका डिस्टेंस हो गया। अब यहां पर ए को सेंटर मानकर हम एक यहां पर सर्कल आर्क खींच रहे हैं। बेसिकली ये आर्क नहीं होता है, ये पूरा हेमीस्फीयर होगा यहां, लेकिन मैं आर्क इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2D पिक्चर बनाई है तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यहां से हमने एक आर्क या सर्किल का पार्ट खींच लिया v2 इंटू टी रेडियस का। अब ये जो आर्क खींचा है यहां से एक हमने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, CD इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कुलर पार्ट।
ऐसे समझ, सर्कुलर नहीं है, हेमिस्फेरिकल है, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो ये यहां पर देखिए 90 डिग्री ऑलरेडी बन गया। अब ये CD हमारा क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, क्योंकि ये भाई रे जो थी वो तो परपेंडिकुलर जा ही रही है, इसके निकल रही हैं, और ये वेव फ्रंट मिल गया। अब ये जो एंगल इसने बनाया है इस इंटरफेस से, ये मान लीजिए R एंगल बनाया है। अगर ये एंगल R है तो ये 90 माइनस R है, और फिर ये R हो गया। अब इस स्नेल्स लॉ प्रूफ करने का मतलब क्या होता है कि साइन I अपॉन साइन R V1 अपॉन V2 जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, वो हम सिद्ध कर सकें। चलिए, अब ये मैंने जब डायग्राम आपको समझा दिया तो ट्रायंगल मतलब हमें क्या प्रूफ करना वो लिखते, फिर ट्रायंगल लिख के समझा देंगे। साइन I अपॉन साइन R यानी V1 अपॉन V2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ये हमको प्रूफ करना है। ये बहुत पूछा जाता है, नंबर 1 पर है। अब यहां पर क्या करिए, BC देखिए V1 इंटू टी था जो आपको मैंने समझाया था, और AD था V2 इंटू टी जो मैंने आपको बताया, AD ये V2 इंटू टी कंस्ट्रक्शन से जो मैंने इलेबोरेट आपको किया था। अब राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए ABC, ये देखिए ABC, ये राइट एंगल है यहां पर ट्रायंगल। तो साइन I लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है BC, ये देखिए BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, ध्यान से देखना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लगा दिया तो साइन I इज इक्वल टू BC अपॉन AC हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ा ADC, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें साइन R ले रहे हैं, तो फिर परपेंडिकुलर विच इज AD अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ये देखिए फिर आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दिया। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, साइन I अपॉन साइन R तो तभी आएगा जब रेशियो लोगे। ले लिया रेशियो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू साइन I अपॉन साइन R, इसको BC अपॉन AC मेंशन किया, ये AD अपॉन AC, AC कट गया, BC अपॉन AD आ गया। अब आप जान ही रहे थे कि BC की वैल्यू और AD की वैल्यू ऊपर आपने मेंशन की हुई है, ये V1 अपॉन T अपॉन V2 इंटू टी आ गया, और ये T दोनों गए कट, तो ये V1 अपॉन V2 आ गया, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। ये स्नेल्स लॉ आपका प्रूफ हो गया। तो मैंने देखिए पूरे सिलेबस के 10 डेरिवेशंस आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया विद इन 40-45 मिनट्स। अब क्या है कि मेरी इच्छा और है कि ये डेरिवेशंस मैं और कराऊं आपको। ये देखिए करीबन 7 डेरिवेशन है, जिससे आप ये वीडियो देखकर एकदम लगभग 90% आपका काम हो जाए, लगभग इसी से आएगा। वो डेरिवेशंस है टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल एनर्जी यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड्स, मैग्नेटिक फील्ड एट द करंट कैरिंग कॉइल सेंटर पर, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। अगर आप ये खुद कर लें बड़ी अच्छी बात। अगर आप चाहते हैं कि अरविंद सर ये करा दें तो मैं एक नेक्स्ट इसका पार्ट 2 बना दूंगा, और उसमें ये जो सात या कुछ इसके पार्ट हो जाएंगे, तो 7, 8, 9 या 10 डेरिवेशंस और हो जाएंगे पार्ट 2 में। लेकिन एक शर्त है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इसका मैं वीडियो बनाऊं, या तो आप खुद कर लिए बढ़िया है, अगर आप चाहते हैं मैं करवा दूं तेजी से एक ही जगह वीडियो में, तो उसके लिए 2000 लाइक्स मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अगर पूरा दिन भर ये वीडियो बनाऊंगा तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपको वाकई इसकी जरूरत है। साथ में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए। तो अगर आप लाइक करेंगे, 2000 लाइक होते हैं, और कमेंट में आप ये मेंशन करते हैं कि मुझे सेकंड पार्ट इसका चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो 2000 लाइक मुझे दीजिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको वाकई जरूरत है, और साथ में कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अरविंद एकेडमी चैनल फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। उम्मीद है आपकी मैं मदद कर पा रहा हूं, और आप अपनी मदद जरूर कर रहे होंगे। गुड लक टू यू, थैंक यू, बाय बाय।